यस। तो बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट। आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर सबसे पहले बच्चों बात करते हैं बोरोन फैमिली पी ब्लॉक के अंदर। देखो एस ब्लॉक का क्या सीक्वेंस होगा वो हो चुका है पहले, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी ब्लॉक के अंदर बच्चों फर्स्ट फैमिली इज बोरोन फैमिली, ठीक है। इसके साथ ग्रुप 13 की हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग इसे थर्ड ए बोल सकते हैं, या फिर बच्चों इसको हम लोग ग्रुप 13 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सीक्वेंस क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे आपका एलिमेंट्स आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो सीक्वेंस हमारा क्या होना चाहिए, जनरल सीक्वेंस क्या होना चाहिए बेटा कि अगर हम टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में ट्रेवल करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से बेटा साइज इंक्रीज होगा। एज वेल एज बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मैजिक नंबर हमने पढ़ा था वो भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अचानक से 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने से इलेक्ट्रॉन्स एकदम से ऐड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होगा वो भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से आपका फोर्स और रिपल्शन आपका डेवलप होगा। अट्रैक्शन कंपेरिजन में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो कॉमन सी बात है साइज विल इंक्रीज। साइज जितना ज्यादा होगा तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो बच्चों सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी होगी, ये होना चाहिए सीक्वेंस, ठीक है। ओके, बट एग्जैक्टली सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे हम देख रहे हैं ये आपका एक्सपेक्टेड सीक्वेंस होगा कि भाई बोरॉन की ज्यादा हो, उससे कम एल्यूमिनियम की हो, ठीक है। और सबसे कम आपकी यहाँ पे थेलियम को मतलब सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसा सीक्वेंस होगा नहीं। बट ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये सीक्वेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको डिस्कस किया था मैंने यहाँ पे, अगर बच्चों याद होगा कि एल्यूमिनियम और गैलियम, ठीक है, इनके साइज एटॉमिक साइज में इनका डिफरेंस चेंज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कहीं ना कहीं आपका डी कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है गैलियम के साथ। नेक्स्ट बच्चों 30 एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट इसके साथ बच्चों थेलियम क्या करता है, आपका लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से साइज छोटा होगा। तो जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ये ट्रेंड नहीं होगा, ये गलत ट्रेंड होगा। इसका सही ट्रेंड क्या होगा उस पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा पॉइंट। ये बुक्स में आपको लिखा मिलेगा एक्सेप्शन, दिस इज नॉट द एक्सेप्शन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बिकॉज जो रेगुलर ट्रेंड है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए इसको अपन एक्स्ट्रा पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका सही सीक्वेंस क्या होगा, सही सीक्वेंस होगा बच्चों यहाँ पे जो आपका एक्चुअल सीक्वेंस होगा, ठीक है, एक्चुअल सीक्वेंस होगा फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी का, उसमें बोरॉन आपका मैक्सिमम होगा, उससे कम आपका थैलियम हो जाएगा, फिर आपका गैलियम आ जाएगा, नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, नेक्स्ट वन इज इंडियम, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यस, तो जैसे अगर हम, ये तो आपका रियल सीक्वेंस है और इसी को आपको टिक करना होगा, ये करेक्ट है, ठीक। बाकी हम एलिमेंट्स को देखते हैं तो क्या होगा भाई, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है जिसमें आपका ये वाला सीक्वेंस आना चाहिए था, दिस इज एक्सपेक्टेड बट दिस इज नॉट द रियल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका गलत हुआ था बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन वर्क कर रहे थे। तो होता क्या है बच्चों, जो थैलियम सबसे लास्ट में दिख रहा है, ठीक है, ये थैलियम बच्चों यहाँ से निकलता है और एल्यूमिनियम से भी पहले शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। पोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बच्चों थैलियम का जो कॉन्ट्रैक्शन है, रीजन वही है कि लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसकी वैल्यूज में आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। तो हाँ, इनका जो साइज है, तो यहाँ पे इसका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बच्चों और जो होता है तो साइज आपका डिक्रीज होता है। लेकिन साइज डिक्रीज होने के बाद जब आयनेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं तो थैलियम की आयनेशन एनर्जी बच्चों आपका जो एल्यूमिनियम दिख रहा है उससे भी आपकी यहाँ पे अधिक हो जाती है। तो होता क्या है वो समझो आप कि थैलियम आपका क्या पहुंचेगा बेटे, जस्ट बोरोन के पीछे, जस्ट बोरोन के पीछे आपका थैलियम पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या होगा, जो एल्यूमिनियम दिख रहा है, एल्यूमिनियम बच्चों यहाँ से निकलेगा। अब वो भी समझो कि भाई जो आपका ये 30 एटॉमिक नंबर वाला था, इसके साथ देखो, इसके साथ तो बच्चों होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। अच्छा, इसके साथ बच्चों क्या होता है आपका डी कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये भी बच्चों क्या होगा, गैलियम क्या होगा, एल्यूमिनियम से पहले पहुंच जाएगा, तो एल्यूमिनियम पहुंचेगा यहाँ पे। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर? एल्यूमिनियम यहाँ पहुंचेगा। तो
अब आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसका अगर रीजन लिखने को आएगा तो रीजन इज वेरी क्लियर, डीडी कॉन्ट्रैक्शन एंड लैथोन कॉन्ट्रैक्शन फॉर थैलियम। थैलियम की बेटा आपकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू है वो अधिक क्यों हो जा रही है, तो रीजन इज वेरी सिंपल। क्या आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, इसका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां से टिक करना होगा। उसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं इस गैलियम के साथ बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू बेटा बढ़ रही है क्यों, तो इसका रीजन होगा आपका डीडी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एल्यूमिनियम आपका लास्ट में पहुंचेगा यहाँ पे और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा इंडियम। तो दिस इज अ रियल सीक्वेंस। ठीक है, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? यस यस, किसी बच्चे को कोई पूछना है यहाँ पे? नहीं, ठीक है। तो इसमें इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके निकल के आते हैं इसी बोरॉन फैमिली के अंदर कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज लेस देन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम। अगर ये स्टेटमेंट आता है तो इस स्टेटमेंट ये प्रीवियस में डिस्कस भी हुआ है, तो इस स्टेटमेंट के लिए बेटा आपका जो रीजन होगा, क्या रीजन होगा, ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या डीडी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आप जो भी बोलो वो आपका सही होगा, डीडी कॉन्ट्रैक्शन या बच्चों डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट अगर मैं पूछता हूँ कि इंडियम से अधिक थैलियम की क्यों हो रही है, तो व्हाट इज द रीजन, रीजन बच्चों होगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको आपको टिक करना है। चलो, तो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस होगा वो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, बोरॉन, देन थैलियम, देन आपका गैलियम, देन आपका एल्यूमिनियम, सबसे लास्ट में आपका इंडियम। दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट फॉर दी बोरॉन फैमिली। ठीक है, यस, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? अब सुजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई थिंक आप यही पूछ रहे थे। क्लियर है ना? ओके, आप, हाँ, वही पॉइंट है कि जनरली क्या होगा, थैलियम सबसे लास्ट में आता है। यार मैं अभी तो जस्ट बताया था आपको। ये होता है ना हमारा सीक्वेंस, है ना, एलिमेंट्स बोरॉन फैमिली का, ग्रुप 13 का, थर्ड ए का सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था सीक्वेंस, बट दिस वन इज रॉन्ग। है ना, क्यों गलत होता है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। है ना, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो गैलियम है इसके साथ भी बेटा कॉन्ट्रैक्शन होगा, डीडी कॉन्ट्रैक्शन होगा। अरे साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट होगा। समझ में आता है ना, साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना काफी दिक्कत में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है ना, साइज छोटा हो जाएगा, फोर्स अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। और थैलियम वाले केस में क्या होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, इसका साइज छोटा होगा, तो जो जो आपको दिख रहा है सामने क्या है, सही होगा, गलत हो जाएगा ना। अरे भाई थैलियम का साइज छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट होगा ना। आपको ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, ये बिल्कुल रियल सेंस है, ये साइंटिफिक ट्रेंड है, मैं नहीं बोलता हूँ, साइंटिस्ट ने बोला है। ठीक है, उन्होंने वैल्यूज निकाली है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो थैलियम बच्चों को यहाँ बोरॉन के जस्ट इधर पहुंच जाएगा। यार वो समझ लो, आप वही हुआ है, देख लो ऊपर थैलियम यहाँ पे बोरॉन के जस्ट बाद है, तो थैलियम फ्रंट पे पहुंचेगा। रीजन सिर्फ रीजन आता है, रीजन बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू आपकी ज्यादा क्यों हो रही है थैलियम की, तो आंसर है कि आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइज इतना छोटा होता है कि आपका ये फ्रंट पे पहुंच जाता है। और आपका जो गैलियम होगा उसके साथ बच्चों इसी ने कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी इधर पहुंचेगा, तो एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, इसके पीछे यहाँ पे। देखो इंडियम के पास एल्यूमिनियम आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा, क्लियर हो गया सभी को? ओके, बाकी इसको हम लोग ग्राफिकल भी समझ सकते हैं ना, ध्यान से देखा करो, समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ बच्चों हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर के लिए, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेके। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम एलिमेंट्स लेते हैं, एटॉमिक नंबर जो है उसी के हिसाब से यहाँ पे 5 एटॉमिक नंबर लिया, मैचिंग नंबर आपको पता है, तो नेक्स्ट आपका 13 आएगा, 5 13, नेक्स्ट आपका 31 गैलियम का आता है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे 49 आएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे 80 बनाएगा। तो आप इसे उल्टा डब्लू याद रखो, जिन बच्चों को अगर याद नहीं हो रहा है ना, तो याद रखने का तरीका इसको आप उल्टा डब्लू, जो डब्लू होता है ना उल्टा, उसको याद रखो, तो उससे आपको याद हो जाएगा इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस। आयनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस से आप उल्टा डब्लू याद रखो बोरॉन फैमिली के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन इस पे आए हैं। तो देखो मैंने सीक्वेंस अभी जस्ट आपको बताया, क्या सीक्वेंस था बच्चों, कि बोरॉन का सबसे अधिक था, फिर किसका था आपका, बताओ जरा। यस, थैलियम,
फिर कौन था, गैलियम, फिर कौन था, एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में बच्चों क्या था, इंडियम। यही सीक्वेंस था हम लोगों का, ठीक। यस, तो बोरॉन का बच्चों थैलियम से अधिक है, तो मतलब बोरॉन का 5 मतलब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको मैं डैश डैश करके यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये बोरॉन का हो गया है। इसके बाद आपका 13 बेटा 13, तो हम तो वही सीक्वेंस की बात करेंगे जो इसके बाद एलिमेंट आता है, एल्यूमिनियम। तो वो तो आपका इसके काम इससे नीचे होगा, मतलब काफी छोटी वैल्यू है, तो वो उसको आप यहाँ बना लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये ट्रेंड आपका डिक्रीज करेगा यहाँ से। फिर बच्चों आते हैं 31, हम उल्टा डब्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको समझ में आएगा, ठीक है। 31 की वैल्यू बच्चों क्या होती है आपकी, जो आपका जेरेमिनियम आएगा उसकी वैल्यू आपकी इससे थोड़ी सी आपको अधिक होते हुए मिलेगी। देखो ध्यान से, देख रहे हैं ना, गैलियम, इसकी वैल्यू एल्यूमिनियम से अधिक है ना बच्चों, बिल्कुल। उसको आते हैं 49 पे, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा उसकी अनिश्चित एंथैल्पी तो बच्चों और कम हो जाएगी। कौन सा एलिमेंट आता है, आपको बस ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर ना। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हो गए, एक तो आपका यहाँ बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम मैंने बता दिया 13 वाला, फिर आपका ये भी हो गया, इंडियम थैलियम बचा है, ये दो बचे। तो इंडियम के देखो बच्चों वैल्यू ये होती है, सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी का मतलब कुछ ये पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे आप इसको कांटेक्ट कर लो, और ये आपका इसको टच कर दो। तो सबसे ज्यादा मुझे 81 मतलब बेटा यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, थैलियम, ठीक है। तो थैलियम के बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी का है, बोरॉन से कम है, लेकिन बाकी सबसे अधिक है। ये बात समझ में आ रही है। तो बोरॉन की बच्चों वैल्यू कहाँ पे आएगी, कुछ इस पॉइंट पे जा रही होगी, ठीक है। तो क्या करना होगा, इससे कम रखना होगा, बाकी सबसे अधिक होगी, मतलब इस पॉइंट को आप करा लेते हैं, इस पॉइंट पे इसको इससे कनेक्ट कर दो, और ये लाइन को यहाँ टच कर दो। तो देखो बेटा उल्टा डब्लू बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप उल्टा डब्लू भी याद रख सकते हो, डब्लू फॉर वॉच, आप इस तरीके से कनेक्ट कर लो, उल्टा डब्लू भी बना लो तो भी आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही बेसिक सा एक आइडिया मैंने बताया आपको याद रखने का, ठीक है। बोरॉन फैमिली पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, साइज के सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका अलग आंसर बनता है, फाइनेंशियल एंथैल्पी का आंसर अलग बनता है ना, जो ऑर्डर बनता है उसको कैसे याद रखना है, उसके रीजंस आपको कौन कौन से टिक करने होंगे, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे इस तरीके से लाइन को आप कर सकते हो यहाँ पे समझने के लिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे कितनी ज्यादा है। अब क्लियर हुआ सभी, बताओ बच्चों, हम चले नेक्स्ट पॉइंट पे। यस, इसके बच्चों बात चलते हैं, सेकेंड पॉइंट इज द कार्बन फैमिली। सेकेंड इज कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, तो ग्रुप 14 की हम लोग बात कर रहे हैं, फोर्थ की, तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, और लेड हो गया, ठीक है। और आपको पता है बेटा टॉप टू बॉटम अगर मैं जाता हूं तो साइज तो बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कम होती जाएगी। तो आंसर ये आना चाहिए, ठीक है, आंसर आपका ये आना चाहिए। ये बच्चों होता है एक्सपेक्टेड, दिस इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। ये आपका होता है एक्सपेक्ट रिजल्ट। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे एक रीजन है छोटा सा, कि बच्चों एसएन और लेड इन दोनों के साथ यहाँ पे बच्चों डीडी कॉन्ट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ बोरॉन फैमिली तक डीडी कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। और बोरॉन फैमिली को जो कार्बन, जैसे डिस्टेंस हम दूर जाते जाएंगे तो आपका वहां पे जो डीडी कॉन्ट्रैक्शन है कम काम करेगा। तो बोरॉन फैमिली तक काम करता है, बिकॉज बोरॉन फैमिली के जस्ट पहले 3D आपकी 3D सीरीज खत्म होती है फोर्थ पीरियड की, ठीक है। तो बोरॉन तक डीडी कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, लेकिन कार्बन फैमिली में डीडी कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा जर्मेनियम के साथ, ये बात ध्यान रखना, ठीक। दूसरा बच्चों यहाँ पे लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है। अगर मैं लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूँ तो पी ब्लॉक के अंदर बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली, ये दो फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे आपका लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन जो डीडी कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ बोरॉन फैमिली के अंदर वर्क करता है, ध्यान आप रख लो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ बच्चों कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, मैंने आपको साइज बताया था कि लगभग साइज आपका बराबर हो जाता है, यहाँ पे लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है। तो लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका उल्टा हो जाएगा। तो इसका रियल सीक्वेंस क्या बनता है वो देखते हैं। बेटा लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ मिलेगा, देखो ये आपका किस आपके पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, ये सिक्स का है। तो बच्चों बच्चों सिक्स पीरियड में आपको पता है यहाँ पे 4F सीरीज देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपका लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है। इसको पीबी का साइज छोटा हो जाएगा, एसएन का साइज बड़ा हो जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जिसका साइज छोटा होगा पीबी का, बिकॉज ऑफ लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये फ्रंट पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन करना काफी दिक्कत होगा, एसएन पीछे चला जाएगा। ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो हमारा आंसर बच्चों क्या होता है, कार्बन
रियल, ये आपका रियल है, एक्चुअल सीक्वेंस है, ठीक है। यस, कार्बन्स और आपका नेक्स्ट, इसके बाद आपका जर्मेनियम आएगा, नेक्स्ट आपका टिन आएगा, टिन से बड़ा बच्चों हो जाएगा लेड। बस ये आपको ध्यान रखना है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये सीक्वेंस क्यों बच्चों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। सभी को बात समझ में आ गई? बताओ सभी लोग। इसके बाद बच्चों कार्बन फैमिली के बाद, हाँ बोरॉन फैमिली सिर्फ एक चेंज है यहाँ पे, कार्बन फैमिली सिर्फ एक चेंज है, बोरॉन फैमिली में दो चेंज है, वो आपको बता दिया मैंने। और कार्बन फैमिली के बाद बच्चों आता है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस। उसके साथ बच्चों कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, बस यही दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। कार्बन फैमिली में आपके नीचे के दो एलिमेंट उनमें चेंज होगा, और आपकी बोरॉन फैमिली के अंदर जो आपका जर्मेनियम वाला है और लास्ट में आपका थैलियम वाला है, बस उसी को ध्यान रखना, कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। और उसके पीछे मैंने आपको सीक्वेंस उल्टा डब्ल्यू बता दिया है आपको हेल्प के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों डी ब्लॉक, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के सीक्वेंस के ऑर्डर के बेसिस पे। मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब 99.9% क्वेश्चंस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पे ही आते हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछेगा तो बाकी आपको पता है, फिर सेम एलिमेंट से बिलोंग करेगा तो चार्ज को देख लो, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ है तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। यस, तो अब बच्चों हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब बात कर रहे हैं तो 3D सीरीज एक बार मुझे बता दो कि बोरॉन और कार्बन। चलो बच्चों डी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। तो देखो बेटा, इसको मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि आपको पता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होती है। ये बात सभी बच्चों को पता है? बिल्कुल, एटॉमिक रेडियस के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर बच्चों हम बात करते हैं 3D सीरीज के अंदर, मतलब फोर्थ पीरियड के अंदर, स्कैंडियम से बच्चों कॉपर तक। बड़ा रिलेशन में आपको लिख के दे रहा हूँ, स्कैंडियम से कॉपर तक पहले बात का आपने साइज पढ़ा ना, एटॉमिक साइज तो पढ़ा था, तो स्कैंडियम से लेके बच्चों कॉपर तक बात करते हैं, मतलब हम लोग चल रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो यहां तक अगर मैं आता हूं तो मुझे बताओ बच्चों, जो यहाँ पे एटॉमिक साइज होगा, एटॉमिक रेडियस होगी, या जो आपका साइज होगा, उसकी वैल्यू बच्चों क्या करेगी? डिक्रीज। तो जिसकी वजह से इफेक्टोन्यूक्लियर चार्ज बच्चों क्या करता है? इंक्रीज। अरे बात को समझो यहाँ पे, है ना। यस। अब इसके बाद अगर ये इफेक्टोन्यूक्लियर चार्ज बच्चों इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना काफी दिक्कत हो जाएगा, तो हम फाइनली बोल सकते हैं सो एंड कि आयनेशन एनर्जी की वैल्यू, दिस इज जनरल ट्रेंड, वो क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। दिस इज द बेसिक ट्रेंड, मैं आपको जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखो। स्कैंडियम से लेके बच्चों कॉपर तक जो लगभग ट्रेंड है, आपको अगर ग्राफ थोड़ा सा रेडियस वाला अगर याद आ रहा होगा, तो ग्राफ मैंने कुछ यूं बताया था बच्चों, यहाँ से स्टार्ट किया था और ये ग्राफ कुछ नीचे की तरफ ऐसे आया था, फिर बाकी दो एलिमेंट्स के लिए बच्चों ऊपर की तरफ इंक्रीज किया था, याद होगा ना जिंक के लिए। अच्छा, तो मैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ तक इस सीक्वेंस को मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। यस, स्कैंडियम से कॉपर तक मैंने इसलिए इसको पकड़ा है, ठीक है, प्लीज बच्चों ध्यान दो। तो ये मैं सीक्वेंस को ले रहा हूँ। तो इस सीक्वेंस में बेटा जनरल जनरल आपको क्या मिलता है कि बेटा साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, आप ऊपर से यहाँ से आने आ रहे हो ना, तो साइज छोटा होता जा रहा है किसी भी पॉइंट पे देखो, और इसलिए इलेक्ट्रोन्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बच्चों क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये बात सभी को समझ में आ रही है? बट दिस सीक्वेंस इज नॉट रेगुलर। इस बात को आप बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट में नोट बना के आप अच्छे से लिख लो कि जो सीक्वेंस अभी मैंने लिखाया था वो आपका रेगुलर सीक्वेंस नहीं है। ट्रेंड इज नॉट सो रेगुलर, सो रेगुलर, ठीक है। ये जो बच्चों ट्रेंड जो लिखा था मैंने, वो रेगुलर ट्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी वाला सीक्वेंस है, आपको अगर पता होगा हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो बच्चों बदला था, आपको याद होगा ना। वो क्यों बदला था? बिकॉज जो D4 था वो D5 में एक्वायर्ड हो गया था, है ना, एस इलेक्ट्रॉन्स 4s इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद। ऐसे कॉपर के अंदर भी यही सीन हुआ था। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बच्चों बदल सकता है टू गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका बदलने वाला है। तो रेगुलर ट्रेंड तो नहीं होने वाला। ये बात सभी को समझ में आई? बताइए जरा, क्लियर? तो यहाँ पे हम अगर लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि स्कैंडियम के बाद बच्चों क्या आएगा? टाइटेनियम। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि भाई ये टाइटेनियम हो गया, इसके बाद यहाँ पे आपका बेरिलियम हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड की बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपका क्रोमियम आ जाएगा। नेक्स्ट आपका इसके बाद यहाँ पे मैग्नीज आ जाएगा। नेक्स्ट इधर बच्चों बात करते हैं आयरन हो जाएगा, है ना। तो अब धीरे धीरे क्या होता है आपको पता चलता है कि अगर बच्चों हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं,
तो होता क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चों डिक्रीज करते हैं। बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि बच्चों आप इधर जाते जाओगे तो आपको फाइनली 3d10 भाई डी इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे। 4s तो आपका लगभग फुली फिल्ड होता ही है, 2 केस को छोड़ के, कॉपर वाले और क्रोमियम वाले केस को छोड़ के, बाकी के तो बच्चों 4s आपका फुली फिल्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों लगातार डी में आते जा रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि डी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एंटर करते जा रहे हैं, जिसकी बेस से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बेटा नंबर्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन याद है आप सभी को? अरे बताओ सभी लोग, क्लियर? ओके अब यहां से क्वेश्चन है कि जब बच्चों हम डी ब्लॉक के अंदर जब हम एलिमेंट्स जब हम किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, जैसे मैंने बेटा 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, बताओ मैं कहां से बाहर निकालता हूँ, 3d से बाहर निकालूंगा, 4s से बाहर निकालू। इलेक्ट्रॉन बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो बच्चों 4s से निकाले जाएंगे। किस इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे? 4s से। ये बात भी बिल्कुल सही से आपको समझ के रखनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों हम फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, हम एनर्जी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चों? 3d के अंदर। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन्स निकाले किससे जाएंगे? जो आपकी आउटर मोस्ट सेल, जब से स्मॉल n की वैल्यू बड़ी होती है, तो कहां से बच्चों निकाले जाएंगे? 4s से। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों हमेशा कहां से निकाले जाएंगे? 3d सीरीज के अंदर 4s से निकाले जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों यहाँ पे मैंने इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिया, कोई भी मैंने एक 3d सीरीज को समझने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया। मैं 2 एनर्जी की बात करने वाला हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन बच्चों निकाला जाएगा तो आयनाइजेशन आपकी 4s से निकाला, 4s ऑर्बिटल से निकाला जाएगा। अब 4s ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वहां पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी आपकी एंडोथर्मिक होती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी आपकी एंडोथर्मिक, आप एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो फोर्स अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन बच्चों 3d सीरीज के अंदर डी ब्लॉक के अंदर एक स्पेशल एनर्जी वर्क करती है जिसका नाम होता है आपका रीअरेंजमेंट एनर्जी। उसी पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? यस इलेक्ट्रॉन बच्चों मैंने मान लिया कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने दे दिया, ध्यान दो 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, किसी भी एलिमेंट का आ सकता है। अब यहाँ से बच्चों आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर निकालोगे, किसी भी मेटल को आप आयोनाइज करोगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को डिफाइन करोगे, तो मेटल एम का सपोज मान लो एक कॉन्फ़िगरेशन है पूरा का पूरा, या आपका यहाँ से 4s है, या आपका यहाँ से 3d है, और यहाँ से बच्चों मैंने बनाया m+1, सॉरी नॉट दिस इज mn, mn+1 इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाला और प्लस बच्चों लिख दिया मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान से देखना कि जब बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया तो आपने कौन सी एनर्जी सप्लाई करी? वो आयनाइजेशन एनर्जी 1 सप्लाई करी। उसके साथ साथ बच्चों ये स्पेशल केस है, पी ब्लॉक के साथ वर्क नहीं करता है, ठीक है? आपके एस ब्लॉक के साथ वर्क नहीं करता है। ये बच्चों जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ सेकंड कॉन्सेप्ट रीअरेंजमेंट एनर्जी वाला, वो सिर्फ डी ब्लॉक के साथ वर्क करता है। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा कि ये जो 4s इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से जंप करेगा, इसके साथ मूवमेंट करेगा। ध्यान से समझो, ये इस तरीके से एक्सचेंज होते हैं, ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाएगा तो ये यहाँ पे। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बिकॉज 4s और 3d की जो एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। 4s ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी अप्रोक्सीमेट बच्चों इक्वल होती है, इक्वल एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेट, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। 4s का 3d में जाएगा, 3d वाला 4s में निकल के आएगा, फिर बच्चों 4s का निकलेगा यहाँ पे मूव करेगा, ये इसका यहाँ पे मूवमेंट करेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? बताओ बच्चों, सभी को बात समझ में आ रही है? तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो इसी मूवमेंट के लिए जो बच्चों यहाँ पे एनर्जी डिफाइन होती है, मतलब जो आपकी पोजीशन एक्सचेंज होगी, जो पोजीशन आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करेंगे 4s से 3d के साथ, 3d से 4s के साथ, तो वहां से बच्चों एनर्जी डिफाइन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी या फिर रीअरेंजमेंट एनर्जी। रीऑर्गेनाइजेशन बोल लो या फिर रीअरेंजमेंट बोल लो, बात तो एक ही है। तो रीअरेंजमेंट एनर्जी एज वेल एज बच्चों आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, 2 टाइप की एनर्जी यहाँ पे वर्क करती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और जितने ज्यादा बच्चों में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा बच्चों होंगे अनपेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे वहां पे एक्सचेंज ज्यादा होगा। अब ज्यादा एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज एनर्जी भी बच्चों मैक्सिमम होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बच्चों ज्यादा होती है। तो मैं एक रिजल्ट लिखता हूँ फाइनल, जो अभी लिखा मैंने यहाँ पे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बच्चों मैक्सिमम होंगे तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी ई का मतलब एक्सचेंज एनर्जी, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बच्चों ज्यादा होंगे तो एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो अगर मान कर चलो बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं
तो आपकी एक्सचेंज एनर्जी भी कम हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। तो यहाँ बच्चों जो टोटल आपका जो एनर्जी डिफाइन किया जाएगा, टोटल एनर्जी इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वो बच्चों दो एनर्जी का समेशन होता है, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी का, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी का। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चों को? बताओ भाई। एक्सचेंज, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आयनाइजेशन एनर्जी को अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, एस ब्लॉक को लेके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैं जनरली बात कर रहा हूं, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके और बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू किसकी होगी बताइए जरा। एफ ब्लॉक पे तो आज छोड़ दो आप, एफ ब्लॉक पे क्वेश्चन नहीं आता, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कैसी है बेटा? सबसे पहले एस ब्लॉक आएगा, फिर डी ब्लॉक बीच में आता है, फिर इधर आपका पी ब्लॉक आता है, ठीक है। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी के सीक्वेंस की बात करूं तो एस ब्लॉक की एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है, डी ब्लॉक की उससे उसकी ज्यादा होगी, और पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? एस ब्लॉक बच्चों बिगर साइज के होते हैं, इजी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, डी ब्लॉक वाले बच्चों कहीं ना कहीं आपके एस और पी के बीच में आते हैं, इसलिए ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। यस, तो इनका साइज इससे छोटा होगा, तो डी वाले इलेक्ट्रॉन, जो डी वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं निकालेंगे, साइज छोटा हो जाएगा। पी का साइज तो वैसे भी छोटा होता है, इसलिए आपको ये एक जनरल ट्रेंड भी दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक की सबसे अधिक एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एस ब्लॉक में कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए वो आपका हाईली एक्टिव होते हैं, ठीक है। यस, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल सीक्वेंस को लेकर, फिर कुछ स्पेशल केसेस लेंगे। तो ध्यान देते हैं बच्चों, एक ग्राफ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ लिया बच्चों मैंने आयनाइजेशन एनर्जी 1, इधर लिया मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें हम तीनों सीरीज को लेकर बात करेंगे, ठीक है, 3D 4D 5D। ध्यान देते हैं, तो बच्चों जो हम बात करते हैं आपकी 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज का बच्चों कर्व कुछ ऐसा होता है, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये स्कैंडियम होगा, यहाँ टाइटेरियम होगा, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे पेनेडियम आता है, इधर आपका यहाँ पे क्रोमियम आएगा, मैग्नीज बच्चों कुछ ऊपर इधर तरीके से शिफ्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका आयरन आएगा, आयरन थोड़ा सा आपका हल्का तिरछा होगा, ये आयरन आएगा। आयरन के बाद बच्चों यहाँ पे कोबाल्ट आता है, ठीक है, कोबाल्ट, ये थोड़ा ध्यान है ना, कोबाल्ट की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर रहेगी, ये आपका यहाँ पे कोबाल्ट, ठीक है, वैसे मैं इसका डायग्राम आपको भेज दूंगा। और निकल हल्का सा नीचे आएगा, निकल के बाद बच्चों कॉपर कुछ यूं हो जाएगा, और जिंक की वैल्यू आपकी ये होगी, ठीक है। ये मैं सारे एलिमेंट्स आपको लिख दिए हैं, अब ध्यान से देख लो एक बार। ये फर्स्ट एलिमेंट बच्चों जो आपको दिख रहा है, ये आपका स्कैंडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, ये आपकी 3D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस है। इसी तरीके से बच्चों को 4D सीरीज को भी मैं यही बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। 4D सीरीज बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है वो समझो। 4D सीरीज में आपका जो पहला एलिमेंट आपको मतलब वो इसको क्रॉस करती है, 3D सीरीज को क्रॉस करती है, उसके नीचे से स्टार्ट होती है इस तरीके से यहाँ पे। ऐसे 4D सीरीज से क्वेश्चन नहीं आता है, आपके 3D सीरीज से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं स्पेसिफिक, उनके साथ आपको क्वेश्चंस आता है, मैं उसके कंपैरिजन भी कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं, निबोबियम कुछ इस तरीके से, मोल्बिडिनम यहाँ पे आएगा, टेक्नीशियम इसको फॉलो करेगा यहाँ तक, तो थेरियम आपका यहाँ पे मूव करेगा। उसके बाद बच्चों पैलेडियम, पैलेडियम की वैल्यू आपकी यहाँ शिफ्ट होगी, और उसके बाद नीचे बच्चों आपका इस पॉइंट पे पहुंचेगा सिल्वर, और यहाँ जाएगा आपका कैडमियम। तो ये आपका होता है 4D सीरीज का सीक्वेंस। उसके बाद जो 5D सीरीज की बात करते हैं तो वो ऊपर ही जाती है, यहाँ से होपियम से स्टार्ट होगा, यहाँ से देखेंगे। यस, नेक्स्ट आपका टंगस्टन वगैरह यहीं से मिलेंगे। 1 सेकेंड, ये यस फर्स्ट 2, नेक्स्ट आपका टंगस्टन यहाँ कुछ इस तरीके से, हफ्ता हफ्ता, ये HF, हफ्ता, बर्ना, रे, ओस, ऑस्मियम, ओस, ठीक है, इंडियम। नेक्स्ट बच्चों प्लेटिनम, यहाँ प्लेटिनम आता है, प्लेटिनम के बाद बच्चों आपका इधर जाएगा गोल्ड, और गोल्ड के ऊपर बच्चों होता है मरकरी। तो 3D 4D 5D सीरीज में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? मरकरी की होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। और हर किसी रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों उनका जो साइज होता है
साइज पे अगर आप जा रहे हो तो आंसर गलत करोगे। भाई लेफ्ट राइट जा रहे हो, आपको पता है साइज का ऑर्डर ग्राफ क्या था, साइज में बेटा आपका जो जिंक की बात करेंगे 3D में सबसे ऊपर जिंक पहुंचता है ना, तो जिंक का साइज तो बड़ा है, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा साइज है तो आयनोस एनर्जी की वैल्यू तो सर कम होनी चाहिए, लेकिन गलत बेटा। वहां पे आपका जो आंसर बनता है ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, क्योंकि बच्चों जो मरकरी है या फिर आपका जो जिंक है या फिर आपका जो कैडमियम है, समझो ध्यान से, इन तीनों का बच्चों फुली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, फुली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए मैंने पहले बोला था आपसे 2 दिन पहले, कल भी बोला था कि एटॉमिक साइज इज नॉट द रियल सीक्वेंस। एटॉमिक साइज कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी के बेस पे आप सारी के सारी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सको। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो जिंक और कैडमियम का साइज बहुत बड़ा है तो आयनोस एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन बच्चों जिंक और कैडमियम आयन इलेक्ट्रॉन रियल लाइफ में दिखाते नहीं है, रिलीज ही नहीं करते। क्यों रिलीज नहीं करते? तो आंसर बच्चों उसका होता है फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करते हैं, इनकी आयनोस एंथैल्पी वैल्यू किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में 3D 4D 5D में सबसे अधिक होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ सभी लोग। ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, बिल्कुल। कोई डाउट है किसी बच्चों को? यस। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3D सीरीज का जो रेगुलर, मैंने ग्राफ तो आपको दिखा दिया, वो तो समझ में आ गया होगा। बाकी बच्चों यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आपका निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, क्या सीक्वेंस होगा आप बताओ, आप लोग ध्यान से, क्या सीक्वेंस होना चाहिए बेटा? अगर आप एक्सपेक्टेड सीक्वेंस की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे? एक्सपेक्टेड सीक्वेंस ये होना चाहिए। आप इस तरीके से बोलोगे। भाई जनरल ट्रेंड तो ये होता है ना कि अगर हम पीरियड में ट्रेवल कर रहे हैं तो जेड इफेक्टिव की बच्चों वैल्यू बढ़ती है ना, मैंने पहले ही बोला आपसे। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं इफेक्ट्रोन्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना, रेडियस छोटी होगी, आप इस तरीके से बोल सकते हो, जिसकी वजह से जो आयनोस एंथैल्पी की वैल्यू है वो सर यहाँ पे कम होती जाएगी, आप यही बोलोगे। लेकिन बच्चों ये तो गलत सीक्वेंस है, ये आपका सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर सिर्फ ये होगा कि मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, इसमें से जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको रीजनरेशन एनर्जी को भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल से आपको नेचर बताऊंगा, आपको समझना ध्यान से। स्कैंडियम की बच्चों सबसे कम होती है, आपने ग्राफ में भी देखा, स्कैंडियम की आयनोस एनर्जी सबसे कम होती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो आता है टाइटेनियम, इसके साथ केम होगा। टाइटेनियम बेटा क्या करेगा? टाइटेनियम यहाँ से शिफ्ट होगा, मैं इसका मैं रीजन बताऊंगा। टाइटेनियम पहले पहले इसको समझ लो, टाइटेनियम बच्चों ऐसे क्रोमियम की तरफ शिफ्ट होगा, टाइटेनियम बच्चों पहुंचा क्रोमियम के आगे, ये बात समझ लो। और दूसरा बच्चों दूसरा चेंज क्या है, मैं 2 ही चेंज बता रहा हूँ, एक टाइटेनियम वाला चेंज, दूसरे बच्चों आयरन और कोबाल्ट वाला चेंज। आयरन कोबाल्ट बच्चों यहाँ से निकलेंगे और कॉपर के आगे शिफ्ट हो जाएंगे, बस 2 चेंज 3D सीरीज के अंदर। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि आपको अरेंज करने के लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर इंडिविजुअल कैटाइंस एनाइंस लेके पूछता है तो आप निकाल पाओगे कंपैरिजन करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर एक सीक्वेंस पूछता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि टाइटेनियम बच्चों क्रोमियम से आगे आगे शिफ्ट हो जाएगा और आयरन कोबाल्ट आपके कॉपर के आगे शिफ्ट हो जाएगा, बस ये 2 ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका रियल सीक्वेंस बच्चों क्या बनता है, मैं आंसर भी बताऊंगा, रीजन ऐसा क्यों हुआ है। स्कैंडियम बच्चों सबसे कम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम आएगा, ध्यान दो, क्रोम के बाद बच्चों टाइटेनियम आता है, फिर आपका यहाँ पे मैग्नीज आता है, मैग्नीज के बाद बच्चों निकल आ जाएगा, है ना, आयरन कोबाल्ट नहीं आता है, निकल आएगा। निकल के बाद आपका कौन आएगा, ध्यान दो बेटा, कॉपर आएगा। कॉपर के बाद कौन आना चाहिए बताओ सभी लोग, कॉपर के बाद कौन आएगा? यस, जो बचे हुए हैं आयरन हो जाएगा और कोबाल्ट हो जाएगा और सबसे लास्ट में आपका जिंक। तो जिंक की बच्चों आयनोस एंथैल्पी वैल्यू क्या है, सबसे अधिक होती है, स्कैंडियम की सबसे कम होती है। सिर्फ 2 ही चेंज है, वो मैंने आपको बता दिया बच्चों, प्लीज ध्यान रखना, इसको आप स्टार लगा लो अच्छे से, टाइटेनियम और आयरन और कोबाल्ट, बस इनकी पोजीशन को चेंज करना है, बाकी कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या सभी को बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चों को? यस, बताओ सभी लोग। यस, वेनेडियम में हाफ फील्ड होता है, आपने बिल्कुल सही बोला, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेनेडियम का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है, अगर वेनेडियम का आपको पता है तो यहाँ पे क्या आता है, D3S2 ना, तो D3 आप देखो तो ये तो हाफ फील्ड ही दिखेगा ना। अब ये बात समझो कि अगर D3 से टोटल, अगर मैं देखो D3 से अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो, ध्यान से समझो, तो फिर यहाँ से क्या होगा,
भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे ना डी के अंदर। अब ध्यान दो, डी के अंदर 5 बना लो यहाँ पे, इसमें 1 2 3 हाफ फील्ड है ना, 6 इलेक्ट्रॉन 6 है। 5 सेकेंड, हाफ फील्ड क्या, हाफ फील्ड नहीं होगा ये। एक सेकेंड, D3 में आपका ये हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे, टोटल आपके यहाँ पे तो 10 होंगे, ठीक है। बाकी एस के पास कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, उसको बी प्लस में कन्वर्ट करता हूँ, बेनेडियम को बी प्लस में अगर कन्वर्ट करता हूँ, तो बी प्लस में कन्वर्ट करने से इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके एस से, है ना, एस से। तो ये होगा D3S1 हो जाएगा, D3S1 होगा ना, ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें डीजनरेशन एनर्जी भी डिफाइन होती है। तो अगर टोटल अगर आप बात करोगे यहाँ पे D3 और S2, तो डीजनरेशन जब ये एक्वायर्ड करेगा तो ये हमको इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, मतलब D5 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। एडवांस सेक्शन उसको चलो जाने दो, रहने दो उसको, चलो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, पहले बताओ ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 3D सीरीज वाले कोई डाउट बनेगा, नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आएगा उतना आप कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट को लेकर कंपैरिजन करने को आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, आंसर सही बैठेगा, ठीक है। मैं रीजनरेशन एनर्जी पे नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज वो हमारे सिलेबस का ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया, उसको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा एडवांस के लिए सिर्फ। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ग्रुप 15 को लेकर। रीजनरेशन एनर्जी में फिर से बोलता हूँ हमारे सिलेबस में नहीं है, एडवांस में भले ही आ सकता है, तो ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के अंदर रीजनरेशन एनर्जी प्लस आयनेशन एनर्जी दोनों का समेशन होता है। रीजनरेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, आयनेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। रीजनरेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। बाकी आप CSIR नेट के अंदर जाओगे, रिसर्च के अंदर आपको मिलेगा बाकी पढ़ने को। ग्रुप 15 के बच्चों की बात करते हैं, ग्रुप 16 की बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंपेरिजन करने को आता है और आया भी है। यहाँ बच्चों होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यहाँ बच्चों कौन कौन सा मिलेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम और आपका पोलोनियम। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 दोनों में से आयनेशन एनर्जी किसकी अधिक होती है। अगर दोनों एलिमेंट को कंपैरिजन करो तो देखो बेटा, यहाँ तक इस पॉइंट तक आपको फोकस करना है, ये वाले ऊपर वाले, ठीक है। इनको अलग बना लो, इसमें सेलेनियम को नीचे लिख लो, सेलेनियम आपका यहाँ पे, और उसके बाद नीचे वाला सिस्टम आपका अलग से रहेगा। तो ऊपर वाले देखो, वैसे बच्चों ग्रुप 15 की बात करते हैं तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपको पता है। इसकी बच्चों, हाँ अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं तो क्या ये हाफ फील्ड होता है। 13 में क्या होता है, NH2NP1, ठीक है। NH2NP14 में NH2NP2, ठीक है। नेक्स्ट जो 15 में NH2NP3, ठीक है, NH2NP3 हाफ फील्ड होता है, ठीक है। ग्रुप 16 बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा NH2NP4, तो ना तो हाफ फील्ड फुली फील्ड। तो हाफ फील्ड के बच्चों स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब आपको जो आपके अनफील्ड है, जो आपके बाकी ने, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसका एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये सीक्वेंस होता है ऊपर के लिए। बाकी नीचे वालों के साथ बच्चों सीक्वेंस ये हो, ठीक है। तो नीचे वालों पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीचे आपको ध्यान रखना है कि आपके ग्रुप 15 और 16 में तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ ऊपर वाले बेटा एक्सेप्शनल रूल रहेगा क्या, कि हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी अधिक होती है नॉर्मल से, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की। लेकिन नीचे का जो बच्चा ट्रेंड है वो आपका रहेगा नॉर्मल ट्रेंड, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वही अधिक स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा हाफ फील्ड से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ। ऊपर वाले एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है। तो इनके साथ क्वेश्चंस आते हैं, पेयर बना के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको यही टिक करना है, 4 मार्क्स आपको मिलेगा, जो मैंने बता दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, याद रहेगा सभी को। बताओ बच्चों, ऐसे एक क्वेश्चन और बनता है कि आपके सेकेंड डे एल्केन अर्थ मेटल का सेकेंड डे और आपका बोरॉन फैमिली मतलब आपका यहाँ से हो गया थर्ड डे, जिसको हम 13 ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। 13 ग्रुप हम बोल सकते हैं। तो इनमें भी वही वही प्रॉब्लम होती है कि बच्चों यहाँ पे आता है बेरिलियम, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम एंड बेरियम। यहाँ पे आता है बोरॉन, नेक्स्ट यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऊपर के बच्चों जो आपके 3 एलिमेंट्स हैं उनके साथ बच्चों आपका जो हाफ फील्ड वाला जो सीक्वेंस है ना वो फॉलो करता है, यहाँ से यहाँ तक। हाफ फील्ड मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपका जो सॉरी फुली फील्ड है ना, बेरिलियम आपका फुली फील्ड है, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ये आपका फुली फील्ड, ठीक है। ये मोर स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यस, हो गया आंसर। और नीचे वालों के साथ आपका सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर को ही शो कर रहे हैं, नॉर्मल बिहेवियर आपका डोमिनेट करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, कि भाई इंडियम की ज्यादा होगी इस कॉन्शियम से, थैलियम की अधिक होगी आपकी बेरिलियम से,
तो ये भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। अब इसे डायरेक्ट याद रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं, वो मैं आपको केसेस सारे बता रहा हूँ, ठीक है? ये केसेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आता है कि आपका थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड उनको कंपेरिजन करके आता है। जैसे यहाँ पे आपका है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नेक्स्ट बेटा फ्लोरीन, और यहाँ पे आपका नियोन। इसके साथ यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आपका आर्गन। अगर कंपैरिजन करने को आता है तो आप कुछ मत करो, आप सिंपल तरीके से याद रखो, सीधा एस, सीधा एस, फिर उल्टा एस बनाना इस तरीके से, ये उल्टा एस, ठीक है? तो उल्टा एस आपका सिर्फ वन टाइम रहेगा, ये 2 बार सीधा एस बनाना है, फिर उल्टा एस, फिर आपको यहाँ पे सीधा एस। बस यही को, इसी को फॉलो करो, इसको उठा के ऊपर चिपका दो और आंसर आपका बन जाएगा। तो नहीं तो बेटा रटने में ना बहुत दिक्कत होने वाली है, ये बात याद रखो। तो सीधा आपका बन जाएगा। कैसे? देखो यहाँ से स्टार्ट करें तो बेटा ये कुछ ऐसे मूव करेगा, ध्यान दो, सीधा एस तो ये होगा, एरो आपको सही से लगाने हैं, एरो कुछ इस तरीके से बैठेंगे। फिर बच्चों बात करते हैं, फिर से सीधा आपका आएगा एस, तो फिर से आप इस तरीके से बना दो, ये आपका सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। ये सीक्वेंस आपको मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो अगर मैं सिर्फ में ऑर्डर बना के लिख दूंगा आपसे गलती हो जाएगी सीधी, ठीक है? और कितने रीजन आप ध्यान रखोगे वो भी एक मिस्टेक है। तो आप न्यूमेरिक्स को ध्यान रखो इस तरीके जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक उल्टा एस आ जाएगा, उल्टा जाएगा ना तीसरे पे, तो इसका बच्चों हेड, जो हेड है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका हेड कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक? फिर से यहाँ पे सीधा एस और फिर से आपका सीधा एस, ठीक है? ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ये आपको मैंने ऑर्डर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बेटा पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप जरा मुझे बताओ कि इन चारों में से, ऐसे 4 का पेयर बना के आता है, ठीक है? फिर इन चारों में से ये 4 का पेयर बना के देगा और फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम कितने सारे क्वेश्चंस एक ही ट्रिक से कर सकते हैं। 2 बार सीधा एस बनाओ, एक बार उल्टा एस, फिर आपको 2 बार सीधा एस, यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से बनेगा, 2, ये थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरीके से ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आप यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो। तो मुझे बताओ जल्दी से, सबसे बड़ा बोरॉन कार्बन, मैं अगर आपसे लिख के दूं बोरॉन कार्बन एल्यूमिनियम सिलिकॉन, किसका अधिक होगा? आप कंफ्यूज हो गए, एटॉमिक साइज लेके आओ, क्या क्या करके आओ, ये करो वो करो, और उसके बाद आंसर बनाओ, गलती हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है ना? चीजों को मिक्स करो, गलती हो जाएगी। आपको पता है कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ी गड़बड़ी करती है, तो इसलिए बच्चों सीधा आप इनको याद रखो। तो यहाँ से सबसे अधिक किसकी होगी बताइए मुझे? कार्बन की सबसे अधिक हो जाएगी। फिर कौन आएगा? बोरॉन आएगा। फिर कौन आएगा? सिलिकॉन आएगा। फिर कौन आएगा बच्चों? एल्यूमिनियम आएगा। दिस इज द ऑर्डर, आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हो गया आंसर सीधा। अगर बच्चों में पूछूं कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो बताओ क्या सीक्वेंस होगा? आप बिल्कुल टिक कर सकते हो, नाइट्रोजन की सबसे अधिक होगी। फिर कौन सा आएगा बेटा? कार्बन आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा बताइए जल्दी से? फास्फोरस आएगा। फिर कौन आएगा? सिलिकॉन आएगा। मैं अगर आपसे और सीक्वेंस पूछता हूँ जरा इन चारों का, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, तो सबसे अधिक किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। फिर कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। फिर कौन आएगा? फास्फोरस आएगा। फिर कौन आएगा? सल्फर आएगा। दिस इज द ट्रेंड, विद इन सेकेंड सॉल्व हो रहा है, विद इन सेकेंड। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यस, सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? बताइए बच्चों एक बार, एनी डाउट किसी बच्चों को? है टाइम हमारे पास। गुड। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक है उसको लेकर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो बेटा देखते हैं अपन लोग कि ग्रुप थर्ड के साथ क्या है। ग्रुप थर्ड आपको याद है ना? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट आते हैं, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, इस तरीके से। तो बच्चों ग्रुप थर्ड एक स्पेसिफिक केस है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, आपको पढ़ाया था मैंने। ग्रुप थर्ड के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। तो आपका वहां पे जो टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट आ रहे थे, 3 एलिमेंट है ना आपके जो डी ब्लॉक के अंदर, उनका बेटा साइज क्या हो रहा था? टॉप टू बॉटम आने पे साइज आपका इंक्रीज कर रहा था, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, ये आपको पता है। लेकिन जैसे बच्चों हम लोग जाते हैं फोर्थ ग्रुप के अंदर, तो फोर्थ ग्रुप में आपका नीचे के जो एलिमेंट थे उनके साथ बच्चों आपका कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है, नाथन कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको मैंने बताया था। तो अगर मैं ग्रुप थर्ड को लेके बात करूं कि आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा ग्रुप थर्ड को लेके, तो यहाँ बच्चों 3D की सबसे अधिक हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पे क्या 5D आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है, तो आपका 4D आएगा, फिर आपका 5D आएगा। दिस इज द बेसिक सीक्वेंस फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, फॉर द ग्रुप थर्ड। समझ में आ गया? लेकिन बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप फोर्थ से लेके,
हम हम बेटा डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ग्रुप 4 को लेके, ग्रुप 4 से लेके और ग्रुप बच्चों आपका 12 तक, ध्यान दो, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेटा। जो लास्ट वाले हैं उनकी बात तो आप छोड़ ही दो, ठीक है, हम लोग पहले इनकी बात कर लेते हैं। ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक इनके साथ बच्चों क्या होगा, तो इनके साथ बच्चों आपको ध्यान देना है कि 3D की एनर्जी सबसे अधिक होगी, आयनियन एनर्जी, फिर बच्चों 4D नहीं आएगा, फिर 5D आ जाएगा और सबसे लास्ट में 4D। ऐसा क्यों हुआ, आपको पता चला होगा कि यहाँ बच्चों वर्क करता है 4F, अगर आपको पता है तो इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे क्या है, लेंथन कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से इसका जो आयनियन एनर्जी की भाई कॉन्ट्रैक्शन वर्क करेगा, 5D छोटा होगा, ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन वर्क करेगा न्यूक्लियस का, फिर वो निकलना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों आपको ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, बस ग्रुप 3 को लेकर आपको डी ब्लॉक के अंदर ये सीक्वेंस फॉलो करना है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, बिल्कुल बात समझ में आ रही है अच्छे से। चलो कुछ हम एलिमेंट कुछ सीक्वेंस लेते हैं, जैसे बच्चों फर्स्ट लिया मैंने जिंक, कैडमियम और मरकरी। चलो बताओ बेटा, इनमें से आपको पता है जिंक बच्चों कहां से बिलोंग कर रहा है, 3D से, कैडमियम कहां से करता है 4D से, मरकरी कहां से करता है 5D से। बताओ जल्दी सीक्वेंस क्या होगा आयनियन एनर्जी का, बताओ बच्चों जल्दी से। आपको हालांकि मैं बता भी चुका हूं कि लास्ट वाले जो एलिमेंट हैं उसमें मरकरी की सबसे ज्यादा, डी ब्लॉक में मरकरी की सबसे ज्यादा होती है, मैं आपको ये बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, ग्राफ में बताया था, अगर आपको याद होगा मरकरी सबसे टॉप पे जा रहा था, याद है ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता है, बताओ बताओ, जिंक, कैडमियम और मरकरी को लेके। एटॉमिक नंबर भी आपको पता हो, इस ग्रुप बेटा कौन सा ग्रुप है, जरा ग्रुप भी बता दो। ग्रुप 12 ग्रुप होगा, ये लास्ट एलिमेंट है ना, ग्रुप 12 ही होगा। ग्रुप 13 तो आपका बोरॉन फैमिली हो जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 30। इस एटॉमिक नंबर कितना होता है, 48 होता है। इसका एटॉमिक 49 इंडियम का होता है, ठीक है, इसका 48। और नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे इसका कितना होता है, 80 होता है, ठीक है, मरकरी का 80, तो थैलियम का 81 होता है, जो बोरॉन फैमिली आती है। ये तो इसका आपके यहाँ पे सीक्वेंस हो गया, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। अच्छा जल्दी से बता दो बेटा आंसर क्या होगा आयनियन एनर्जी का, तो आंसर होगा आपका मरकरी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर जिंक आ जाएगा, फिर बच्चों कैडमियम आ जाएगा। ध्यान रखना कुछ एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कॉपर की, सिल्वर की एंड गोल्ड की। चलो बताओ जरा, इनका ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप से हैं बच्चों, है ना, ये आपका 3D से है, ये आपका यहाँ पे 4D से है, ये आपका यहाँ 5D से है, या आयनियन एनर्जी का सीक्वेंस होगा, यस हम फर्स्ट आयनियन एनर्जी पे ही बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन बनता है। सबसे अधिक बच्चों किसका, गोल्ड का होगा, नेक्स्ट कॉपर का आएगा, फिर आपका यहाँ पे सिल्वर का होगा, ठीक है, यस इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कोबाल्ट एंड आपका रोहिलियम एंड आपका इरिडियम, ठीक है, ये आपका यहाँ से बड़ा 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा है, ये 4D से है, ये 5D से है। आयनियन एनर्जी वन का सीक्वेंस क्या होगा, इरिडियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर कोबाल्ट आएगा, फिर आपका मैंने आपको बताया बेटा अभी थोड़ी देर पहले कि 3D का सबसे अधिक हो जाएगा, फिर 5D आ जाएगा, फिर 4D आ जाएगा। सिर्फ आपको कौन सा ग्रुप 3 को छोड़ देना, बाकी के लिए यही वर्क करेगा। कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, यस। नेक्स्ट बेटा अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा, देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे ग्रुप 12 और ग्रुप 13 को लेके, कंपैरिजन करते हैं जरा, ठीक है, ध्यान देना। मैंने बच्चों यहाँ पे लिया जिंक, यहाँ पे लिया मैंने गैलियम, है ना, कंटिन्यूअस, ये 30 एटॉमिक नंबर है, इसका 31 एटॉमिक नंबर है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। आपको बताना है कि दोनों में से आयनियन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। फिर बच्चों मैंने यहाँ पे कैडमियम लिया, यहाँ पे लिया मैंने इंडियम, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया मरकरी, यहाँ पे लिया मैंने थैलियम। कैडमियम का बच्चों कितना होता है, 48 एटॉमिक नंबर, इसका कितना होता है, 49 होता है। इसकी बच्चों बात करते तो ये 80 होता है, और इसकी बात करते हैं तो बच्चों 81 होता है। तो क्या सीक्वेंस होगा आयनियन एनर्जी वन का, ये सीक्वेंस हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये सीक्वेंस बैठेगा। ये बड़ा सीक्वेंस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वैल्यू, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अच्छा दूसरा बच्चों आपको ये भी पता है कि इनका जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन है वो भी इसे डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से इनकी जो फर्स्ट आयनियन एनर्जी का जो सीक्वेंस होगा ग्रुप 12 का ज्यादा होगा आपके ग्रुप 13 से, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है, यस। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि पैलेडियम और सिल्वर को लेकर दोनों में से किसकी आयनियन एनर्जी वन की वैल्यू ज्यादा होती है। पैलेडियम बच्चों 46 होता है, सिल्वर आपका 47 होता है, दोनों में से किसकी ज्यादा होती है, बताओ बच्चों। अगर आप सीक्वेंस को देख रहे होगे तो आप बोलोगे सर सिल्वर की ज्यादा होती है, सिल्वर की, भाई सीक्वेंस में लगा पीरियड के अंदर सिल्वर की ज्यादा होगी, लेकिन नहीं बेटा, ये आपका रियल सीक्वेंस नहीं है, गलत सीक्वेंस है। इसका सही आंसर होता है कि पैलेडियम की जो सिल्वर से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैलेडियम और सिल्वर,
पैलेडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू है वो ज्यादा होती है आपकी सिल्वर से। ये आपका होता है एक्चुअल ट्रेंड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जरा देखते हो तो 40, ये 40 हो जाएगा, 40 10 हो जाएगा और 5s 1 होगा। अब चेक करो, और यहाँ पे आपकी सिल्वर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे क्रिप्टॉन होगा, एक ही पीरियड के हैं, यहाँ पे आपका 40 10 होगा और 5s क्या होगा, 0 होगा, 5s 0 होगा। अब ये बात समझ में आ रही है? तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये तो फुली फिल्ड है, बट ये बच्चों हाफ फिल्ड है। यहाँ पे 4D पूरी तरीके से फुली फिल्ड है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे, आप ये बात समझो कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कम दिख रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम दिख रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ जो आपके प्रोटॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे ये है कि प्लेडियम की एनर्जी, प्लेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बन ज्यादा क्यों हो गई, बताओ मुझे। फुली फिल्ड, 4D आपका फुली फिल्ड है, ठीक है। और जो फिफ्थ हम सेल की बात कर रहे हैं, फिफ्थ सेल बच्चों किसमें फिल्ड है, यहाँ फिल्ड है, यहाँ फिफ्थ सेल आपका अनफिल्ड है, ठीक है। और फिफ्थ सेल बेटा, फिफ्थ सेल जहां पे आपका ध्यान दो, फिफ्थ सेल जहां पे आपका हाफ फिल्ड है और ये आपका यहाँ पे क्या है, अनफिल्ड है। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, सिल्वर और पैलेडियम ना, नहीं यार सही है, हम लोग बिल्कुल सही गड़बड़ी कर गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, सिल्वर का शायद नहीं, पैलेडियम गोल्ड का होता है। नहीं, इसका तो आंसर सही है ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन यार, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन से आंसर सही बन रहा है। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सही कह रहा है कि आपका सिल्वर का ही जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल सही है, मिस्टेक हुई है यहाँ पे एक, ठीक है। वो बिल्कुल सही आंसर है, ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर पैलेडियम और गोल्ड का आता है, एक क्वेश्चन बनता है गोल्ड के साथ, तो उसके इसमें पैलेडियम क्या अधिक होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसका आंसर बच्चों वही बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऊपर में कोई चेंज नहीं है, वो क्लियर है, लेकिन नीचे वाले में चेंज आएगा। यहाँ पे पैलेडियम की अधिक होती है गोल्ड से आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू, ठीक। सभी क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ पे? एक होमवर्क में दे रहा हूँ, अब जरा सॉल्व कर रहा है, निकिल का, पैलेडियम का और प्लेटिनम का, ठीक है। निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम का, इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 का सीक्वेंस है वो आपका क्या होगा। तो रीजन बच्चों प्लीज ध्यान रखना, प्लेटिनम के साथ बच्चों रीजन आएगा लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, आप चेक करना, ठीक है। पैलेडियम के साथ बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन 4D 10 होता है, 5s 0 होता है। निकिल के साथ बच्चों बात करते हैं तो 3D 8 होता है, 4s 2 होता है। कन्फ्यूजन मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप सीक्वेंस निकालना, ठीक। अब कल बच्चों हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस पे, एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो कल आपका आयनाइजेशन एनर्जी खत्म करेंगे और बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।